नमस्कार, डीजी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम इफ एंड बट्स में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जाना माना चेहरे श्री अशोक वानखेड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज की विशेष खबर है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी भाई का इस्तीफा। अश्लील सीडी आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ताबड़तोड़ उनसे इस्तीफा ले लिया है और कहा जा रहा है कि ये जो अश्लील सीडी बाजार में आई है उसके कारण उनका इस्तीफा लिया है। आज एक घटनाक्रम सुबह से और चला है। उनके एक पुराना कर्मचारी जिसका नाम राजकुमार है, उसने भोपाल स्थित हबीबगंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि वित्त मंत्री राघव जी भाई उसका लगातार यौन शोषण कर रहे थे और इस शिकायत मिलने के बाद ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री के साथ मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक ली और आला अधिकारियों से इस घटना के बारे में तहकीकात की और जब पुष्टि हो गई मामले की तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया और वित्त मंत्री का कार्यभार पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया जी को सौंप दिया गया है। आज हम इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करेंगे। अशोक जी, आप ये बताएं कि जो अश्लील सीडी बाजार में आई है और राघव जी भाई का इस्तीफा हुआ है, तो एक सार्वजनिक जीवन में क्या प्रतिक्रिया इसकी आप देखते हैं? कई बार प्रवीण जी मैं बता रहा हूँ कि जितना कम्युनिकेशन के जितने नए नए साधन आए हैं मार्केट में, उसके बाद जो पब्लिक लाइफ में है, जो जीवन अपना व्यतीत करते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपनी इमेज को बरकरार रखते हुए कोई ऐसा काम नहीं करे जिसमें समाज उनको एक बहुत ही बुरी नजर से देखे। और मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश में ज्यादा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके पहले नेता और व्यभिचार का कोई रिलेशन नहीं था। यानी नारायण दत्त तिवारी का यदि आप केस देखेंगे तो वो डीएनए टेस्ट तक चला गया और डीएनए टेस्ट के बाद भी चला, लेकिन इसे हम ये मानते हैं कि वो पारिवारिक झगड़ा था, वो लड़के को अपना पिता नहीं मान रहे थे, वो बात अलग हो गई है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह से एक बार मैं जब बातचीत कर रहा था दिल्ली में, तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया। वो प्रेस एडवाइजर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू के, और लंदन में एक टूर में रात को प्रधानमंत्री माउंटबेटन की पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ कॉफी पीने बैठे और उनका हाथ पकड़ के वो कॉफी पी रहे थे। वो फोटोग्राफ दूसरे दिन लंदन टाइम्स में छप गया। तो नेहरू जी लाल पीले होके खुशवंत सिंह पे बरस पड़े कि आप क्या कर रहे थे, आप मेरे प्रेस एडवाइजर हैं, ये फोटो छपी कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेस एडवाइजर हूं, मैं आपके बारे में अच्छी बातें लोगों को बता सकता हूं, बाकी मैं काम देख सकता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वो एक देश के प्रधानमंत्री है। और लेडी माउंटबेटन के साथ यदि कॉफी शॉप में ओपनली हाथ पकड़ के आप कॉफी पिएंगे और वो फोटो छपेगी, तो ये नैतिकता, यदि आप अनैतिक समझते हैं फोटो छापना, तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये काम आपने अनैतिक किया है, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। निश्चित, आज भी वो फोटो फेसबुक पे आती है। तो चाहे नारायण दत्त तिवारी का कांड हो या मध्य प्रदेश में, तो अपना उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, हत्याएं तक हुई है महिलाओं को लेके। सरला मिश्रा का कांड जो है मध्य प्रदेश में, ये सवाल उठा के है। संजय जोशी सीडी कांड तो इतना फेमस हो गया कि पूछिए मत। और अब लगता है मुझे कि राजनीति में सीडी बनाना या फोटोग्राफ बनाना या किसका स्टिंग ऑपरेशन करना, ये एक दूसरे को निपटाने का शस्त्र हो गया है। इसके लिए ना मीडिया को दोषी मान सकता है कोई। मीडिया ने जहां तक किया, तहलका वाला केस है या कोबरा पोस्ट आजकल जो स्टिंग कर रहा है, वो समझता है, लेकिन इन सारे मीडिया के स्टिंग में कहीं भी अनैतिकता या कोई किसी के निजी व्यवहारों के साथ बात नहीं होती। मैं आज क्योंकि बहुत दिन हो गए, उस बात को रिकॉर्ड पे बोल सकता हूं कि संजय जोशी की सीडी मार्केट में आने के पहले उनका एक ऑडियो टेप मार्केट में आया, और एक हिंदी चैनल के पास जब ये टेप गया, क्योंकि वो संभाषण मराठी में था, तो उन्होंने विश्वास के साथ मुझे संभाषण का ट्रांसलेशन करने के लिए बुलाया। जब मैंने ट्रांसलेशन किया, करने के बाद उन्होंने कहा कि भाऊ क्या हम इसको चलाएं?
आप क्या सजेस्ट करते हैं? तब मैंने कहा उनको कि देखिए, संजय जोशी की अभी शादी नहीं हुई, कल यदि इस महिला के साथ उनकी शादी होती है तो क्या किसी प्रेमिकाओं का संभाषण, संवाद पब्लिक करके उसके मजे लेना, यह पत्रकारिता नहीं है, यह नैतिकता नहीं है, ये आपसी निजी काम हो सकते हैं। तो मेरे सामने उस चैनल के हेड जो थे, जिन्होंने ये सीडी मेरे से ट्रांसलेट करवाई, उन्होंने, जिनने उनको सीडी सप्लाई करी, उनको कहा कि हम नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और उसके 15 दिन बाद मुंबई में अधिवेशन होता है और वहां पे एक वीडियो सीडी आती है। यदि ऑडियो आप नहीं मानते हो तो ये वीडियो लीजिए। अब ये सारी दुनिया जानती है कि ये सीडी आई कहां से, मध्य प्रदेश से क्यों पोस्ट की गई है, मध्य प्रदेश सरकार ने सीडी भेजी तो उसका रिजल्ट क्या आया। भले ही सब कहते होंगे कि उसमें अपने आप को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सीडी का जो रिजल्ट आया है उसमें लेबोरेटरी कहती है द क्वालिटी ऑफ द सीडी इज सो बैड दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द इमेजेस इनसाइड द सीडी। इसी को आपने क्लीन चिट मान ली और एक इतिहास, एक अध्याय खत्म हो गया। लेकिन यदि राघव जी की सीडी आती है, राघव जी पे आरोप क्या है ये तो बाद में कोर्ट तय करेगा, लेकिन पब्लिक लाइफ में यदि किसी के ऊपर उंगली भी उठाई जाती है तो नैतिकता के दृष्टि से तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित तौर पर जो राघव जी वाली सीडी बाजार में आई है, ये सबसे पहले 2010 और 2011 में काफ़ी चर्चाओं में रही थी। एक महिला की ये सीडी बाजार में आई थी और उस समय हमें याद आता है कि एक दैनिक समाचार पत्र है, भोपाल से प्रकाशित होता है, उन्होंने इस सीडी को लेकर कुछ दबाव बनाया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनके व्यवसाय को भुगतना पड़ा। और मुख्यमंत्री ने उस समय काफ़ी दबाव देकर इस मामले को दबाया था। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से फिर से एक सीडी राघव जी भाई की बाज़ार में आ गई और एक नेशनल न्यूज़ के पास ऐसी खबर है कि ये सीडी पहुंच गई थी और वो इसको प्रसारित करने वाले थे। खबर ये भी है कि मामले का बड़ा भंडाफोड़ से बचने के लिए एक नौकर को आगे लाया गया है। लेकिन ओवरऑल विदिशा, जहाँ का प्रतिनिधित्व राघव जी भाई करते हैं, वहाँ के लोग और भोपाल के उनके करीबी लोग इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं कि राघव जी भाई कहीं ना कहीं लंगोट के बड़े कच्चे रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें एक बार बचा लिया, लेकिन जी मैं ये इस बार उन्होंने ताबड़तोड़ निर्णय लिया। मुझे लगता है कि ये जो किसी भी इंसान के जीवन का ये जो अंग है, ये बहुत निजी, उसका निजी जिंदगी है। और निजी जिंदगी में मैं मानता हूं हर एक को अपने जिंदगी जीने का अधिकार होता है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हुए उस पद के अधिकारों का उपयोग करके यदि शोषण करते हो तो वो नैतिकता ही नहीं, वो गुनाह है, सामाजिक गुनाह है। बिल्कुल। राघव जी यदि राघव जी ही होते तो हो सकता है शायद ये काम नहीं कर पाते। ऐसे मैं कई जगह बता देता हूं कि जब रिलायंस के टेप आए मार्केट में, अमर सिंह वाले, उस टेप में जगह जगह पे मुलायम सिंह का जिक्र है। बिल्कुल। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें 0.01% भी सत्यता होगी तो कोई ऐसी हीरोइन है नहीं या कोई ऐसा मॉडल नहीं जिसको मुलायम सिंह के प्रति प्रेम हो जाए। यदि आज मैं एक चैनल पे, प्रतिष्ठित चैनल पे, बड़े ओहदे पे हूं और मुझसे कई लोग यदि प्रेम करने वाले, यदि मेरी प्रेम गाथाएं मार्केट में आ गई तो अशोक वानखेड़े की व्यक्तिगत प्रेम गाथाएं नहीं होगी, क्योंकि मुझे मेरी लिमिटेशन मालूम है। एक मोटा आदमी, दिखने वाला काला आदमी जिसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है, क्यों महिलाएं उसके ऊपर फिदा हो सकती है, लट्टू हो सकती है? कहीं ना कहीं वो ओहदा है मेरा, जिसकी वजह से, और मैं उस ओहदे का फायदा उठाते हुए यदि कुछ करता हूं तो वो नैतिकता ही नहीं, वो गुनाह है। और अभी जो नया जो एक्ट आया है महिलाओं का प्रतिबंध, उसमें तो इतनी सजा है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें तो एक महिला को लगातार आप यदि 13 सेकंड देख भी लेंगे तो गुनाह होगा, ये तो उससे ज्यादा भी बड़ा गुनाह हो जाएगा। निश्चित तौर पर शिवराज जी ने जो भी 2 साल पहले उन्हें नसीहत दी होगी, उससे सबक नहीं लिया राघव जी ने और आज उन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए जितने राघव जी जिम्मेदार है, उसके लिए मैं उतने शिवराज जी को भी जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि एक गलती यदि आप एक बार
बचा ले तो वो उसका आदी हो जाता है। बिल्कुल। चुनाव सन्निकट है, मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होना है। आप क्या समझते हैं इस मुद्दे का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस या प्रदेश की जनता में किस तरह का असर या मैसेज जाएगा? प्रवीण जी, रहता दिल्ली में हूँ लेकिन दिल मध्य प्रदेश में रहता है, यही का हूँ, इसी शहर को जीता हूँ। डीएनए जो है वो मध्य प्रदेश का और इंदौरी कहलाता हूँ, तो मध्य प्रदेश पे बहुत नजर होती है, गांव-गांव से खबरें आती है। मेरा सोर्सेज जो है मुझे बताते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको हर जिले में सीढ़ी मिलेगी, और ये सीढ़ी का जितना कांग्रेसियों के साथ है उससे बहुत ज्यादा तादाद में बीजेपी के साथ है। घर का बेदी लंका। तो ये एक तो बीजेपी की अंदरूनी जगह है मध्य प्रदेश में जो ये सीढ़ी को हवा दे रहे हैं। दूसरी बात जो मैं देखता हूं मेजर, वो है संघ का बैकग्राउंड होना। फिर मैं कहता हूं आपके सामने, ये मेरे व्यक्तिगत और निजी विचार है, ना ये आपके चैनल के विचार है, ना मैं जहां काम करता हूं उनके विचार है। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं संघ को जानता हूं, एक समय था जब बैचलर होना या बिन ब्याहे लोगों को संघ में प्रचारक होना बहुत जरूरी था, या शादी वर्जित थी। लेकिन अभी संघ ने भी कई चीजों को चेंज किया है, उसमें शादी परमिशन करी है, दी है परमिशन शादी के लिए, लेकिन इसमें बहुत लेट हुए। मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जहां प्रचारक जाते थे महाराष्ट्र के, और बाद में एक दिन ऑल ऑफ अ सडन हो गया कि वो जिनके घर बार बार रुकते थे उनके बहन से प्रचारक की शादी हो गई, उन्होंने संघ छोड़ दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेम को तवज्जो मिली है। समय यह है अभी जिस भौतिक युग में हम जीते हैं उसमें हम विचार तो बहुत पौराणिक करते हैं, हम रामायण को पढ़ते हैं, जीते महाभारत है। ये जीवन का सत्य है। टेलीविजन, कम्युनिकेशन, अखबार, इतनी सारी चीजें आपको परोसी जाती है कि इंसान का जो वो प्रेम और वो जो अंग है वो हमेशा उसको कोई ना कोई इंस्टिगेट करने वाली चीजें रोज मिलेगी। इसमें अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल रखने की बात करना बहुत इजी है कि आप ऐसा योगा करो तो आपको हो जाएगा, योगा करने बैठते तो पता पड़ता है कि बहुत टेढ़ी खीर है। वैसा अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। एक सिर्फ मैं संघ की बात नहीं करूंगा, एक आचार्य थी जैन समाज की, पहली महिला आचार्य, जिसको इंदौर के देवी अहिल्या का पुरस्कार भी दिया गया। उनसे मेरी पुणे में फिरोदिया के घर पे बात हुई थी, फिरोदिया जी के। तब एक सवाल हमने उनको पूछा था कि बचपन में जिन लड़कियों को साध्वी बनाया जाता है, क्या उनको पता भी होता है साध्वी क्या है? तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे समाज में लड़ रही हूं इस बात के लिए, आप बनाइए, बचपन में शादी बनाई है, लेकिन एक एज ऑफ मैच्योरिटी पे उस लड़की को फिर से एक बार पूछिए कि आर यू विलिंग टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहती है? तो वेलकम, समाज तो सर आंखों पे लेगा आपको। और यदि आप वैवाहिक जीवन यदि आप जीना चाहती हो तो आज से आप फ्री हो। तो उससे ये जो अंदरी व्यभिचार की जो बातें खबरें छपती है और जिससे समाज को कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ता है, वो बातें रुक जाएगी। मुझे लगता है ये सभी दूर होना चाहिए। निश्चित, जो हम बात कर रहे थे कि इस मुद्दे का जनता पे क्या असर, भयानक असर पड़ेगा। जनता चाहे भारत की हो, अमेरिका की हो, क्लिंटन को भी जनता ने सबक सिखाया जब मोनिका लेविन्स्की का केस हुआ। तो पाश्चात्य समाज जहां खुला सेक्स माना जाता है, जब वो तक अपने राष्ट्रपति द्वारा यौन शोषण के लिए माफ नहीं करते, ये तो भारत है जहां नारियां पूजी जाती हैं, जहां इंसान पूजे जाते हैं। तो जब इंसान ऐसा काम करते हैं तो उनको हैवानियत का नाम दिया जाता है। हैवान कहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, और राक्षसों का हमेशा हनन हुआ है। तो जिन जिन पे ये आरोप लगे, जिन जिन के ऊपर, चाहे वो सही थे या गलत थे, इसमें हम नहीं जाते, लेकिन जो आरोपित हुए और यदि उनको निकाला है पद से, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी देखा होगा कि कुछ सत्यता होगी उसमें। बिल्कुल, आज खबर आई थी सुबह कि उन्होंने एडीजी इंटेलिजेंस विवेक जोरी से इस पूरे मामले की तहकीकात कराई, और जब उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बार बार इस तरह की प्रवृत्ति में लीन है राघव जी, तो उन्होंने इमीडिएट संगठन के माध्यम से उनका इस्तीफा लिया। और अब शिवराज जी के मन में जो उनकी एक क्लीन छवि है, तो वो ये मैसेज देना चाहेंगे कि मैंने इमीडिएट कार्रवाई करी, लेकिन शिवराज जी पहले वो चुक चुके थे। शिवराज जी जब चुनाव लड़ने जाएंगे
तब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शिवराज जी को भी राघव जी का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग जब पूछेंगे जब पार्टी क्या करती है, जब उज्जैन में प्यून के पास करोड़ों रुपए मिलते हैं, शिवराज जी ने भले ही नहीं खाए हो, लेकिन जवाब शिवराज जी को देना पड़ेगा। जब बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में होती है, इसका जवाब कहीं ना कहीं शिवराज जी को देना पड़ेगा। मैं प्रवीण जी बता रहा हूं आपको कि जब जब क्रिमिनल ब्यूरो के रिकॉर्ड के फिगर्स आते हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद बाकी पत्रकार हंसते हैं बिहार और यूपी के हम इंदौरियों पे। हम तो अपने आप को, क्योंकि इंदौर का एक कल्ट है पत्रकारिता में दिल्ली में, बोलते क्यों भाऊ इंदौर इसमें भी आगे है मध्य प्रदेश, सुधर जाओ तुम लोग। तो कहीं ना कहीं अपमानित होता है इंसान। तो इनकी जवाब देने पड़ेंगे। जब हम पत्रकार होते हुए मध्य प्रदेश में हुई बुराइयों का सामना करते हैं, ये तो नेता है और इनको तो वोट मांगना है, तो ये जरूर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं एक कहता हूं, सामने क्या है ये देखना पड़ेगा। यदि कांग्रेस इसका फायदा नहीं उठा पाई, यदि कांग्रेस संगठित नहीं होती है, तो फिर क्या? निश्चित तौर पर राघोजी भाई के मुद्दे पर आज हमने अशोक वानखड़े जी से बातचीत करी और ये बातचीत में छन कर निकल के आया कि निश्चित तौर पर शिवराज जी ने भले ही उनसे ताबड़तोड़ इस्तीफा ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि 2011 में जब ये मामला पहली बार आया था, पहली सीढ़ी सामने आई थी, उस समय उन्होंने राघव जी को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वही गलती उन्होंने दोबारा दोहराई, जिसका खामियाजा आज पूरे सरकार को उठाना पड़ा और मध्य प्रदेश सरकार की छवि पे एक बट्टा लगा है। अशोक जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।